हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक ज़बरदस्त वेब सीरीज़ रिलीज़ की गई है जिसका नाम है स्क्विड गेम। और इस वीडियो में हम स्क्विड गेम के पहले 2 एपिसोड्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। इस चैनल पर ये हमारा पहला वेब सीरीज़ एक्सप्लेनेशन होने वाला है। आई होप मूवीज़ एक्सप्लेनेशन की तरह ही आपको ये एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी पसंद आएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं थ्रिल और सस्पेंस से भरी इस माइंड ब्लोइंग वेब सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन। शुरुआत में हम सियोंग और उसकी माँ को देखते हैं। इनकी बातों से हमें समझ आता है कि सियोंग की माँ सब्जियां बेचने का काम करती है। सियोंग की लापरवाही के कारण इन लोगों पर काफी ज्यादा उधार चढ़ चुका है। आगे सियोंग की माँ उसे याद दिलाती है कि आज तुम्हारी बेटी का बर्थडे है। ऐसे ही सियोंग की माँ उसे कुछ पैसे भी देती है ताकि वो अपनी बेटी को अच्छा खाना खिला सके। अपनी माँ के निकलने के बाद वो चोरी से उनका क्रेडिट कार्ड चुरा लेता है क्योंकि सियोंग अपनी बेटी को अच्छी ट्रीट देना चाहता था। क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने के बाद सियोंग बैटिंग करना शुरू करता है। किसी तरह से वो घोड़ों की रेस पर पैसे लगाकर काफी सारा पैसा जीत लेता है। पैसे जीतने के बाद वो काफी खुश लग रहा था क्योंकि अब वो अपनी बेटी का बर्थडे काफी अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर सकता था। ऐसे ही खुश होकर सियोंग एक नोट काउंटर पर बैठी उस लड़की को भी दे देता है जिसने जीते हुए पैसे उसे दिए थे। कुछ देर बाद जब सियोंग उस जगह से बाहर आता है तभी उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। उन लोगों को देखते ही सियोंग फिर से अंदर की तरफ भागने लगता है और ऐसे ही भागते हुए वो एक लड़की से भी टकरा जाता है। लेकिन जल्द ही वो लोग सियोंग तक पहुंच जाते हैं और उसे पीटना शुरू करते हैं। यहाँ हमें समझ आता है कि सियोंग ने इन लोगों से काफी सारा पैसा उधार लिया था। उनकी मार से बचने के लिए सियोंग अपने पास मौजूद कुछ पैसे उन्हें देने के लिए सोचता है। तब उसे पता लगता है कि जिस लड़की से वो भागते वक्त टकराया था उसने उसका जीता हुआ सारा पैसा चुरा लिया था। सियोंग की खाली पॉकेट्स देखने के बाद वो लोग फिर से सियोंग को पीटना शुरू करते हैं। जाने से पहले एक आदमी जबरदस्ती सियोंग से कॉन्ट्रैक्ट पर अंगूठा लगवाता है। एक्चुअल में इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि अगर 1 महीने में सियोंग ने पैसा वापस नहीं किया तो वो लोग सियोंग के ऑर्गन्स निकालकर बेच सकते हैं। उन लोगों के निकलने के बाद सियोंग फिर से अपनी बेटी के बारे में सोचने लगता है और उसे उस लड़की के बारे में याद आता है जिसे उसने खुश होकर एक नोट दिया था। वो फिर से उस काउंटर पर जाकर उस लड़की को वो नोट वापस करने को कहता है। अगले सीन में हम सियोंग को उसकी बेटी के साथ स्ट्रीट फूड खाते हुए देखते हैं। इनकी बातों से हमें समझ आता है कि सियोंग की वाइफ ने कुछ साल पहले ही उसे डिवोर्स दे दिया था और डिवोर्स देने के बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी। हालांकि सियोंग अपनी बेटी को अपने पास ही रखना चाहता है लेकिन पैसों की कमी के चलते वो ऐसा नहीं कर पाता। अपनी बेटी को उसके घर छोड़ने के बाद सियोंग रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है और देरी से पहुंचने के कारण उसकी ट्रेन भी छूट जाती है। अगली ट्रेन काफी देर बाद आने वाली थी, इसीलिए सियोंग वहां बैठकर इंतजार करने लगता है। तभी एक आदमी सियोंग के पास आकर उससे बातें करने लगता है। देखने से वो आदमी कोई सेल्समैन लग रहा था, इसीलिए सियोंग उसे यहाँ से जाने को कहता है। लेकिन वो आदमी बताता है कि अगर तुम मेरे साथ एक छोटा सा गेम खेलोगे तो एक गेम जीतने पर तुम्हें 1 लाख वॉन्स मिलेंगे। उसकी बातें सुनकर सियोंग पूछता है कि अगर मैं हार गया तो? इस पर सामने बैठा इंसान कहता है तो तुम्हें मुझे 1 लाख वॉन्स देने होंगे। हालांकि सियोंग के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी आदत से मजबूर होकर ये गेम खेलने के लिए मान जाता है और सामने वाला व्यक्ति पहला मौका उसे देता है। लेकिन इसके बावजूद भी सियोंग वो गेम हार जाता है। लेकिन जैसे कि सियोंग के पास पैसे नहीं थे तो वो घबराने लगता है। यहाँ वो सामने खड़ा इंसान सियोंग को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि एक थप्पड़ से भी मेरा काम चल सकता है। ये बात जानने के बाद सियोंग उसके साथ काफी सारे गेम्स खेलता है। हालांकि उसे ज्यादातर गेम्स हारने की वजह से काफी सारे थप्पड़ खाने पड़ते हैं लेकिन इसके साथ ही वो काफी सारा पैसा भी जीत जाता है। जाते वक्त वो इंसान सियोंग को अपना कार्ड देते हुए कहता है अगर तुम्हें ऐसे ही गेम्स खेलकर पैसे कमाने हैं तो तुम इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। इस बात पर सियोंग कहता है कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हारी बात मानूंगा। तो सामने खड़ा आदमी सियोंग को बताने लगता है कि तुम्हारे सर पर कितना कर्जा है। इसके अलावा वो आदमी उसे आज सुबह उसके साथ होने वाले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बताता है। उसकी बातें सुनकर सियोंग को समझ आता है कि ये आदमी उसके बारे में काफी कुछ जानता है। घर लौटते वक्त सियोंग सबसे पहले कुछ मछलियां खरीदता है। एक्चुअल में ये शॉप सियोंग के फ्रेंड सैंगवू की है
और उसकी माँ की बातों से सियोंग को पता लगता है कि अपनी जॉब के चलते सैंगवू आजकल अमेरिका में रह रहा है। घर पहुंचकर सियोंग कुछ पैसे अपनी माँ को भी देता है और उसके हाथ में इतने सारे पैसों को देखकर सियोंग की माँ को उस पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि सियोंग ने इतने सारे पैसे जुए में जीते होंगे। खाना खाते वक्त सियोंग को अपनी माँ की बातों से पता लगता है कि उसकी एक्स वाइफ अपने नए हस्बैंड के साथ अगले साल यूएस चले जाएंगे। वो लोग हमेशा के लिए यूएस सेटल होने जा रहे हैं। ये सुनकर सियोंग सोचने लगता है कि आखिर मैं अपनी बेटी को अपने पास वापस कैसे लाऊं। तो उसकी माँ उसे बताती है कि मैंने एक वकील से बात की थी, अगर तुम साबित कर दो कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो तुम अपनी बेटी को अपने पास रख सकते हो। अपनी माँ की बातें सुनने के बाद सियोंग अपनी बेटी के बारे में सोचने लगता है और तभी उसे उस आदमी के दिए हुए कार्ड के बारे में याद आता है। कार्ड पर लिखा नंबर डायल करने पर उसे एक जगह का एड्रेस भेजा जाता है। उस एड्रेस पर पहुंचने के बाद कार में एक आदमी उसे लेने के लिए आता है, जिसने अपना चेहरा मास्क से ढका हुआ था। कार में बैठने के कुछ सेकंड्स बाद ही उसमें निकलने वाली गैस की वजह से सियोंग बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद वो अपने आप को एक बड़े से हॉल में पाता है, जहां उसे अपनी जैसे ही ड्रेस पहने हुए काफी सारे लोग दिखाई देते हैं। यहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी भी दिखाई देता है और उसकी बातों से सियोंग को पता लगता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। इसके बावजूद भी वो इस गेम में अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहाँ आया है। उसकी जैकेट पर लिखे नंबर से सियोंग को समझ आता है कि वो यहाँ आने वाला सबसे पहला इंसान है। ऐसे ही उसे अपनी जैकेट पर 456 लिखा हुआ दिखाई देता है और उसी हॉल में लगी एक स्क्रीन पर भी उसे 456 लिखा हुआ नजर आता है। ये देखने के बाद सियोंग को पता लगता है कि वो सबसे आखिरी इंसान है जिसने यहाँ आने के लिए कॉल लगाया था। यहीं पर सियोंग को वो लड़की भी दिखाई देती है जिसने एक दिन पहले ही उसके बैटिंग में जीते हुए पैसे चुराए थे। वो देखता है कि एक आदमी उस लड़की को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा है, लेकिन सियोंग बीच में ही जाकर उस लड़की से पूछने लगता है कि आखिर तुमने मेरे पैसे क्यों चुराए। सियोंग को बीच में पड़ता देख सामने खड़ा आदमी उसे भी पीटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी कुछ रेड ड्रेस पहने हुए आदमी इनके सामने आते हैं, जिन्होंने अपने चेहरे ब्लैक कलर के मास्क से ढके हुए थे। इनमें से एक इंसान के मास्क पर स्क्वायर और बाकी सभी के मास्क पर सर्कल का निशान बना हुआ था। स्क्वायर निशान वाला आदमी यहाँ मौजूद लोगों को बताता है कि यहाँ मौजूद लोग 6 दिन 6 अलग अलग गेम्स में हिस्सा लेंगे। जो 6 के 6 गेम्स में जीतेगा उसे इनाम में ढेर सारा पैसा मिलेगा। इसके अलावा हमें इन लोगों की बातों से ये भी पता लगता है कि जितने लोग भी इस हॉल में मौजूद हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं से उधार लिया हुआ है। इसके बाद स्क्वायर मैन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ये सभी लोग एक फॉर्म पर साइन कर देते हैं। इसके बाद एक एक करके इनके चेहरों की तस्वीर ली जाती है और ऐसे ही कुछ देर बाद ये लोग उस बिल्डिंग के बाहर निकलकर एक ग्राउंड में पहुंचते हैं। यहीं पर इन्हें पहला गेम खिलाया जाने वाला था। बिल्डिंग के ही एक सीक्रेट रूम में हम एक और आदमी को देखते हैं जिसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और इसने भी अपना चेहरा मास्क से कवर किया हुआ था। सभी लोगों के ग्राउंड में पहुंचने के बाद ये आदमी फोन करके किसी को गेम शुरू होने के बारे में बताता है और उसकी बातों से हमें पता लगता है कि वो लोग इसे फ्रंट्समैन कहकर बुलाते हैं। वही सियोंग की मुलाकात यहाँ अपने पुराने दोस्त सैंगवू से होती है। कल रात ही तो उसकी माँ ने बताया था कि वो काम के सिलसिले में अमेरिका गया है, इसीलिए उसे यहाँ देखकर सियोंग को काफी हैरानी होती है और जब वो सैंगवू से सवाल जवाब करने लगता है तब सैंगवू उसे ये कहकर टाल देता है कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। कुछ सेकंड्स बाद वो गेट्स बंद होने लगते हैं जिनसे ये लोग बाहर आए थे और यहाँ एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें बताया जाता है कि आज के गेम का नाम है ग्रीन लाइट रेड लाइट। जब आपके सामने खड़ी डोल गाना शुरू करेगी तब आपको आगे बढ़ना है और जब इसने गाना बंद कर दिया और आप लोग हिलते हुए पाए गए तो आपको इस गेम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए इन्हें सिर्फ 5 मिनट का समय दिया जाता है। रूल सुनकर हर किसी को ये गेम काफी आसान लगता है और ऐसे ही वहां मौजूद 2 लड़के सबसे पहले मेन फिनिश लाइन पार करने की शर्त लगाते हैं। कुछ ही देर बाद वो गुड़िया गाना गाना शुरू करती है और सभी लोग भागना शुरू करते हैं और शर्त जीतने के बाद हड़बड़ी में एक लड़का गाना रुकने के बाद भी अपने आप को नहीं रोक पाता, जिस वजह से उसके नंबर की अनाउंसमेंट के साथ उसे इस गेम से एलिमिनेट कर दिया जाता है और इस दौरान उन सबको एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है
जिसके बाद एलिमिनेट होने वाला लड़का अचानक से जमीन पर गिर जाता है। फिर से वो गुड़िया गाना गाना शुरू करती है और आगे बढ़ने पर एक दूसरे लड़के को पता लगता है कि वो लड़का अब मारा जा चुका है जो कुछ देर पहले एलिमिनेट हुआ था। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और मूवमेंट होने की वजह से उसे भी गोली मार दी जाती है। इसके बाद वहां मौजूद ज्यादातर लोग घबरा कर वापिस से उन गेट्स की तरफ भागने लगते हैं जहां से वो लोग बाहर आए थे और देखते ही देखते गोलियां चलने की वजह से काफी सारे लोग मारे जाते हैं। अब तक यहाँ का माहौल काफी ज्यादा खौफनाक हो चुका था और फिर से यहाँ एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें कहा जाता है, मैं फिर से दोहराती हूँ, जब ये गुड़िया गाना गाना शुरू करेगी तब आपको आगे बढ़ना है और गाना बंद होने के बाद अगर आप हिलते हुए पाए गए तब आपको इस गेम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। यहाँ सियोंग का दोस्त उसे बताता है कि इस गुड़िया की आंखों में सेंसर लगा है जिस वजह से ये हमारी मूवमेंट को कैप्चर कर पा रही है। अगर तुम किसी के पीछे छिपे रहे तो तुम बच सकते हो। ऐसे ही कुछ लोग बड़ी ही चालाकी से टाइम पूरा होने से पहले फिनिश लाइन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी भी काफी सारे लोग फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाते हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग उन सबको भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब तक ये लोग समझ चुके थे कि यहाँ एलिमिनेशन का मतलब सिर्फ मौत है। आगे ये लोग अपने अपर रूफ को बंद होता हुआ देखते हैं। ये देखने के बाद हमें समझ आता है कि जिस ग्राउंड में ये लोग मौजूद थे वो कोई खुला मैदान नहीं था, बल्कि वो भी उस बिल्डिंग की तरह ही उन लोगों की प्राइवेट जगह थी। इसी सीन के साथ स्क्विड गेम का पहला एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम रेड ड्रेस पहने हुए लोगों को देखते हैं। ये लोग उन लोगों की बॉडीज को जला रहे थे जो पहली गेम में एलिमिनेट हुए थे। सीन फिर से उसी हॉल में शिफ्ट होता है जहां सभी लोग बेहोशी से उठे थे। यहाँ सियोंग की मुलाकात अली नाम के एक लड़के से होती है। पहली गेम में अली ने सियोंग की मदद की थी, इसीलिए सियोंग उसको थैंक्स कहता है। कुछ देर बाद फिर से वही रेड ड्रेस पहने हुए लोग इनके सामने आते हैं और स्क्वायर मैन इन्हें बताता है कि अभी तक आप लोगों में से 257 प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके हैं। अब बाकी बचे 201 प्लेयर आगे इस गेम को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इस गेम की सच्चाई जानने के बाद अब उनमें से कोई भी इंसान इस गेम को कंटिन्यू नहीं करना चाहता था। तो स्क्वायर मैन उन्हें बताता है कि अगर कोई भी गेम को बीच में छोड़ता है तो उसे भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। तभी सैंगवू को रूल नंबर 3 के बारे में याद आता है। सैंगवू उनसे कहता है कि अगर मेजॉरिटी चाहे तो आपको इस गेम को बीच में रोकना पड़ेगा। सैंगवू की बातें सुनकर स्क्वायर मैन उन्हें वोटिंग करने के लिए कहता है, लेकिन उससे पहले स्क्वायर मैन उन्हें ऊपर लगे एक बड़े से पिगी बैग के बारे में बताता है। स्क्वायर मैन बताता है कि एलिमिनेट हुए हर प्लेयर के नाम पर 100 मिलियन वॉन्स इस बैग में डाल दिए गए हैं, क्योंकि अब तक 257 प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके हैं। इसीलिए अब तक का टोटल अमाउंट बनता है 25.5 बिलियन वॉन्स। अगर आप लोग इस गेम को कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो सभी एलिमिनेट हुए प्लेयर्स के परिवार वालों को ये रकम बांट दी जाएगी। पिगी बैग में इतना सारा पैसा देखने के बाद अब कुछ लोग इस गेम को कंटिन्यू करने के बारे में सोचने लगते हैं। इसके बाद सभी लोग वोटिंग करना शुरू करते हैं। अभी तक 200 वोट्स डल चुके थे और हमें पता लगता है कि आधे लोग इस गेम को खेलना चाहते थे तो वहीं आधे लोग यहाँ से जाना चाहते थे। अब सिर्फ प्लेयर नंबर 1 आखिर में बचा था और उसी की वोट पर यह फैसला होने वाला था कि गेम कंटिन्यू होगा या नहीं। काफी सोचने के बाद वो ओल्ड मैन इस गेम को बंद करने के लिए वोटिंग देता है और रूल्स के अकॉर्डिंग इस गेम को बीच में बंद कर दिया जाता है। ये देखने के बाद कुछ लोग उनसे गेम कंटिन्यू करने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं, तो स्क्वायर मैन उन्हें बताता है कि रूल्स के अनुसार ये गेम अभी कंटिन्यू नहीं हो सकता, लेकिन इस गेम के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। अगर आप में से मेजॉरिटी प्लेयर्स फिर से इस गेम को खेलना चाहेंगे तो हम इस गेम को फिर से शुरू करेंगे। इसके बाद उन सभी लोगों को 2-2 के ग्रुप्स बनाकर बाहर छोड़ दिया जाता है। हम देखते हैं कि सियोंग और उस लड़की को एक साथ में छोड़ा जाता है जिसने उसके पैसे चुराए थे। इसी तरह से सैंगवू और अली को भी शहर के एक कोने में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अली के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इसीलिए सैंगवू उसकी मदद करता है और उसे घर तक पहुंचने के लिए कुछ पैसे भी देता है। अली भी दिल से उसका धन्यवाद करके यहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम सियोंग को पुलिस स्टेशन में जाता हुआ देखते हैं।
सियोंग यहाँ उन्हीं लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया था जिन्होंने उनसे पैसे जीतने का लालच देकर उसे खतरनाक गेम में बुलाया था। लेकिन सियोंग की बातें सुनने के बाद वहां मौजूद कोई भी ऑफिसर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। उन्हें लगता है कि सियोंग का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। वहीं मौजूद एक इंस्पेक्टर सियोंग की बातों को काफी ध्यान से सुन रहा था। सियोंग उन्हें वो कार्ड भी दिखाता है जिस पर लिखा नंबर डायल करके एक आदमी उसे लेने आया था, लेकिन सामने बैठा ऑफिसर सियोंग को पागल समझकर यहाँ से निकल जाने को कहता है। इसके बाद सियोंग अपने घर पहुंचता है, लेकिन अपने घर पर उसे अपनी माँ दिखाई नहीं देती। इसीलिए सियोंग उन्हें ढूंढने के लिए बाजार की तरफ निकल जाता है। बाजार में ही उसे सेंगवू दिखाई देता है जो छिपकर अपनी माँ को देख रहा था, और उससे बातें करने पर सियोंग को समझ आता है कि ज्यादा लालची होने के कारण अब वो भी कर्जे में डूब चुका है। उसके ऊपर 6 मिलियन वॉन्स का कर्जा है। कुछ देर बाद ही सियोंग को फोन कॉल के जरिए पता लगता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, और वहां पहुंचने पर एक डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी माँ डायबिटीज की पेशेंट है और ठीक टाइम पर इलाज ना होने की वजह से इनकी एक टांग में काफी ज्यादा इन्फेक्शन फैल चुका है। अब इनकी टांग काटकर ही इनकी जान बचाई जा सकती है। कुछ देर बाद हम सियोंग और उसकी माँ को हॉस्पिटल से निकलता हुआ देखते हैं। इसी दौरान सियोंग जब अपनी माँ से इलाज करवाने की जिद करने लगता है तो उसकी माँ कहती है कि अगर मैं एडमिट हो गई तो घर का किराया कैसे निकलेगा, और ये कहते हुए वो फिर से घर की तरफ बढ़ने लगती है। इसके बाद हम उसी इंस्पेक्टर को देखते हैं जो सियोंग की बातों पर ध्यान दे रहा था। वो इंस्पेक्टर किसी आदमी को ढूंढता हुआ एक होटल रूम में पहुंचता है। हालांकि वहां उसे वो आदमी तो नहीं मिलता, लेकिन उसे यहाँ एक वैसा ही कार्ड दिखाई देता है जैसा कार्ड उसे सियोंग ने दिखाया था। यहाँ से सीन एक अनाथ आश्रम में शिफ्ट होता है। यहाँ हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने कुछ दिन पहले सियोंग के पैसे चुराए थे। इसके छोटे भाई की बातों से हमें पता लगता है कि पैसों की कमी के कारण इन दोनों को अपने पेरेंट्स से दूर रहना पड़ रहा है। यहाँ वो लड़की अपने छोटे भाई से वादा करती है कि अगले साल तक हम अपने पेरेंट्स के साथ नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद वो लड़की एक एजेंट के पास पहुंचती है और इनकी बातों से पता लगता है कि इसके पेरेंट्स नॉर्थ कोरिया में हैं। पहले ही वो एजेंट उसके पेरेंट्स को यहाँ लाने के नाम पर काफी सारे पैसे ले चुका था, लेकिन वो फिर से कुछ और पैसों की डिमांड करने लगता है। उस एजेंट की बातें सुनकर सामने बैठी लड़की उसे धमकाते हुए कहती है कि जल्द ही मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। आगे हम एक फैक्ट्री का सीन देखते हैं जहां पर अली काम करता था। क्योंकि पिछले कुछ महीनों से अली के बॉस ने उसकी सैलरी नहीं दी थी, इसीलिए अली उनसे अपनी सैलरी लेने की रिक्वेस्ट करने लगता है। तो उसका बॉस पैसे ना होने का बहाना बनाकर उसे यहाँ से जाने को कहता है। ऐसे ही जब अली का बॉस पैसों का एक बंडल लेकर वहां से निकलने लगता है, तब अली उससे वो पैसे छीनने की कोशिश करता है, और पैसे छीनते वक्त अली के बॉस का हाथ मशीन में आकर कट जाता है। ये देखकर अली वो बंडल उठाकर वहां से भाग जाता है। घर पहुंचकर अली वो पैसे अपनी पत्नी को देकर कहने लगता है कि तुम्हें हमारे बच्चे के साथ वापस से अपने देश लौट जाना चाहिए, और उसकी पत्नी के पूछने पर वो बताता है कि मुझे यहाँ कुछ काम है, काम खत्म करते ही मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। आगे हम फिर से सेंगवू की माँ को देखते हैं। ऐसे ही जब सेंगवू की माँ एक कस्टमर को सामान दे रही थी, तभी कुछ पुलिस वाले उसकी दुकान पर आते हैं, जो सेंगवू की माँ को बताते हैं कि उनके बेटे पर काफी सारा पैसा उधार है, जल्द से जल्द उसे अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। हालांकि सेंगवू की माँ को पहले तो लगता है कि इन लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, क्योंकि उनका बेटा तो अमेरिका में काम करता है, लेकिन सामने खड़े ऑफिसर्स बताते हैं कि उन्हें कोई गलत फहमी नहीं हुई है। ये बात सुनने के बाद सेंगवू की माँ को बड़ा सदमा पहुंचता है। ऐसे ही सियोंग अपनी माँ का इलाज करवाने के बारे में सोचने लगता है, और जब वो कुछ पैसे उधार मांगने के लिए अपने एक दोस्त के पास जाता है तो उसकी मुलाकात उसी ओल्ड मैन से होती है जो उसे गेम हॉल में मिला था। उस ओल्ड मैन की बातों से सियोंग को पता लगता है कि वो फिर से उस गेम में पार्टिसिपेट करने वाला है। अगले दिन सियोंग पैसा मांगने के लिए अपनी एक्स वाइफ के पास जाता है, क्योंकि किसी भी हालत में उसे अपनी माँ का इलाज करवाना था। यहाँ उसकी एक्स वाइफ का पति उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है कि मैं तुमसे ये पैसे वापस नहीं मांगूंगा, बस तुम मेरी वाइफ और मेरी बेटी की लाइफ से दूर चले जाओ। उसकी ये बातें सुनकर सियोंग उसके मुंह पर एक पंच मारता है और उसका सारा पैसा वहीं फेंक कर वहां से निकल जाता है।
घर लौटने पर सियोंग की मुलाकात उसी इंस्पेक्टर से होती है जिसने उसे पुलिस स्टेशन में देखा था। यहाँ इंस्पेक्टर की बातों से हमें पता लगता है कि इसका नाम जूनो है। जूनो एक्चुअल में अपने भाई को ढूंढता हुआ यहाँ तक आया है। अपने भाई के होटल रूम में भी जूनो को एक ऐसा ही कार्ड मिला था जैसा उसने सियोंग के पास देखा था, इसीलिए वो सियोंग से पूछताछ करने के लिए यहाँ आया था। जब जूनो उससे मदद मांगने की कोशिश करता है तब सियोंग ये कहकर वहाँ से निकल जाता है कि मैं इस वक्त किसी की मदद करने की हालत में नहीं हूँ। अंदर जाने पर सियोंग को दरवाजे पर फिर से वैसा ही एक कार्ड दिखाई देता है जैसा उसे कुछ दिन पहले एक आदमी ने दिया था। ऐसे ही सैंगवू के साथ साथ सभी पुराने प्लेयर्स को वो कार्ड मिलता है। आगे हम उस आदमी के बारे में बताया जाता है जो गेम हॉल में सियोंग को पीटने की कोशिश करता है। इसका नाम है डियोक्शु। डियोक्शु किसी गैंग का हिस्सा रह चुका है और अब इस पर भी काफी सारा पैसा उधार है, इसीलिए उस गैंग के लोग इसे पकड़ने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ डियोक्शु इनसे बचने के लिए समुद्र में कूद जाता है। एपिसोड के एंड में हम उन सभी लोगों को रोड पर खड़ा हुआ देखते हैं जिन्होंने गेम में वापस जाने का फैसला किया था। कुछ देर बाद ही पहले की तरह ही एक गाड़ी इनके सामने आकर रुकती है और ये सभी लोग उनमें बैठ जाते हैं और इसी सीन के साथ स्क्विड गेम का दूसरा एपिसोड भी खत्म होता है।